तो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का पुनः स्वागत है आज के टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। यह क्लास रिवीजन है। इसमें हम चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज के हम लोग रिवीजन क्लास को शुरुआत करते हैं। चैप्टर 6 है गोल सिस्टम, गोल बनाने की पद्धति। यह है 1+1+1 गोल सिस्टम। हम लोग पढ़ रहे हैं 1+1+1 गोल सिस्टम। इसमें 3 बार 1 आया है। तो पहला सवाल है कि 1+1+1 गोल सिस्टम क्या होता है, आखिर यह क्या है और हम इसको क्यों यूज करें। तो देखिए, आप अगर जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपके पास कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। अगर आपके पास कोई पहले से गोल नहीं रहेगा तो आप इधर उधर भटकते रहिएगा, समय का बर्बाद करते रहिएगा। तो गोल आपको डायरेक्शन देता है, यह बताता है कि आपको किस दिशा में जाना है। अगर सही से पहले से दिशा पता नहीं रहेगा तो आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा, आप भटकते रहिएगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाना है तो आप प्री प्लान करते हैं ना, पहले से योजना बनाते हैं कौन से ट्रेन से जाना है, ट्रेन से जाना है कि बस से जाना है कि फ्लाइट से जाना है, पहले से आप तय करते हैं। उसके लिए पहले से टिकट करते हैं। तो अगर पहले से सब तय कर लेते हैं तो आप समय से निकलते हैं घर से। अगर ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन के टाइम के अनुसार निकलते हैं, फिर ट्रेन पकड़ते हैं, फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर आप कोई कोई चीज निश्चित ना करें कि कितने बजे जाना है, कौन सा ट्रेन जाना, कुछ निश्चित ना करें, तो आप जब मन तब निकलिएगा। तो हो सके कि आप समय से गए, आप निकले, आप स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी ही नहीं है, ये गाड़ी बहुत मतलब चला गया, निकल गया, तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, समय बहुत बर्बाद होगा अगर पहले से आपका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। तो गोल आपको एक दिशा देता है, साथ में आपको मोटिवेशन देता है, प्रेरणा देता है कोई काम को करने के लिए। आपके पास गोल रहता है तो आप तेजी से कोई काम करते हैं, समय बचाते, कम समय में ज्यादा काम करते हैं, जिससे आपकी प्रगति होती है, प्रोग्रेस होता है। तो गोल जीवन में रहेगा तो आपको एक दिशा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और प्रोग्रेस मिलेगा। तो इसीलिए हमारे जीवन में गोल होना बहुत जरूरी है। और गोल अगर हमारे जीवन में न रहेगा तो क्या होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, आप इधर उधर भटकते रहेंगे, आप बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देंगे। और आप सफल मतलब आपको सफलता, अगर सफलता गोल नहीं रहेगा तो सफलता मिलेगी भी तो बहुत देरी से मिलेगी, या तो आपको सफलता मिलेंगे ही नहीं, इधर उधर भटकते में ही समय बर्बाद हो जाएगा। आपकी उत्पादकता कम जाती है, आप मतलब ज्यादा समय लगाते हैं, बहुत कम काम कर पाते हैं अगर आपके पास कोई गोल ना हो तो। अब सवाल आता है कि 1+1+1 गोल सिस्टम क्या है। यह गोल सिस्टम आपको पहले से ही प्लान करने में मदद करता है ताकि आप सही दिशा में जा सके। यह गोल सिस्टम आपको एडवांस में प्लान करने के लिए प्लान करने में मदद करता है। पहले से गोल रहेगा तो आप सही दिशा में जाएगा, सही ट्रैक पर जाइएगा आप अपने सफलता की ओर। तो 1+1+1 में 3 बार 1 आया है। तो इसमें एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, मतलब थोड़े समय के लिए गोल। पहला गोल बनाना है शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए गोल। दूसरा बनाना है मीडियम टर्म के लिए गोल, मतलब तब शॉर्ट टर्म में कौन कौन आएगा एक एक करके देखते हैं। तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल। तब हम एक एक करके शॉर्ट टर्म गोल को पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म में मतलब होता है, मतलब आपको टुडे, आज का क्या है गोल लक्ष्य है, एक सप्ताह का क्या लक्ष्य है। तो देखिए अलग अलग प्रोजेक्ट के अनुसार इसका टाइमिंग भी थोड़ा मोड़ा चेंज होते रहता है। जनरली शॉर्ट टर्म गोल में 1 साल के अंदर के गोल को शॉर्ट टर्म गोल में रखा गया है। जैसे का किसी स्टूडेंट का गोल हो सकता है कॉलेज में एडमिशन लेना, ग्रेजुएशन करना, तो उसका गोल होगा शॉर्ट टर्म गोल। 1 साल के अंदर में पहले ही जब एडमिशन कॉलेज में चालू होगा तो आप उसको समय पर एडमिशन लेना होगा, नहीं तो वह लक्ष्य उसका छूट जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह का गोल जो कि 1 साल के अंदर ही करना है, जिसकी टाइम पीरियड, समय सीमा साल भर के अंदर है, उस तरह के गोल को बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल किसको बोलते हैं भाई, इसमें आता है 1 साल से 5 साल के बीच का गोल।
वैसा गोल जिसको 1 साल से 5 साल के बीच में पूरा करना है, तो उस तरह के गोल को हम बोलते हैं मीडियम टर्म गोल। मध्यम, मीडियम मीन्स मध्यम, शॉर्ट मीन्स छोटा, लघु, मीडियम मीन्स मध्यम, मध्यम समय का गोल, लक्ष्य। इसमें 1 से 5 साल का गोल आता है। जैसे किसी स्टूडेंट का गोल हो सकता है इंजीनियर बनना, तो इंजीनियर बनने के लिए कम से कम, अगर इंटर से आप जाते हैं तो इंटर के बाद इंजीनियरिंग करते हैं तो 4 साल लगता है इंजीनियरिंग बनने के लिए। अगर किसी का गोल है एमबीए करना, तो एमबीए करने में 2 साल लगता है। जब वो इंजीनियरिंग कर ले रहा है, बीटेक या बीबीए कर ले रहा है, तो 2 साल एमबीए करने में लगता है। तो A7 1 साल से 5 साल के बीच का गोल है, तो इसको बोलते हैं मीडियम टर्म गोल। तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल, इसमें 5 साल या उससे ऊपर के गोल आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का, किसी वरिष्ठ व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का गोल हो सकता है कि 50 साल के अंदर रिटायर होना। आजकल तो कुछ कुछ लोगों का गोल और समय हो गया, कोई कोई 35 साल में ही रिटायर होना चाहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 35 साल तक में वो इतना पैसा कमा ले कि आगे उसको काम करने के लिए बाध्य न होना पड़े, उसका पैसा उसको पैसा कमा के दे। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम होना। तो आजकल बहुत लोगों का एक गोल होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाना, उतने साल में इतना पैसा कमा लेना और जमा करना कि आगे वो नहीं भी कमाए तो उसका पैसा उसको कमा के उसका जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त पैसा दे सके। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम होना। तो ये भी गोल होता है। किसी लोग का गोल हो सकता है 50 साल में ही रिटायर का होना। जनरली लोग रिटायर कितने साल में होते हैं? 60 साल में। तो पहला ही रिटायर होना गोल हो सकता है। ये भी गोल हो सकता है लॉन्ग टर्म में किसी का कि हमको मार्केट में नंबर 1 बनना। अभी देखिए जियो इंडिया में मोनोपोली हर चीज में करते जा रहा है, हर तरह के व्यवसाय करते जा रहा है। तो मुकेश अंबानी का भी गोल था कि इंडिया में हम सबसे टॉप चलेंगे। तो गोल इस तरह से 5 साल या उससे ऊपर तक के गोल को बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। तो आपको 3 गोल बनाने हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म। क्योंकि गोल आपको रहेगा तो आप सही दिशा में काम करिएगा, मोटिवेट होकर काम करिएगा, कम समय में ज्यादा काम करिएगा, आपका प्रोग्रेस तेजी से होगा, आपका मन भटकेगा नहीं, आपका उत्पादकता बढ़ जाएगा। तो जो भी आगे चैप्टर पढ़ाएंगे सब में गोल की चर्चा होती है। बिना गोल के आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। बिना गोल के आदमी बहुत समय लगाता है, धीमे गति से बढ़ता है, इधर उधर भटकने में समय बहुत ज्यादा बर्बाद कर देता है। गोल रहेगा तो आप गोल से संबंधित कार्य करिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि स्मार्ट गोल टेक्निक। आखिर स्मार्ट गोल टेक्निक होता क्या है? तो पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एस से होता है स्पेसिफिक, जिसका हिंदी होता है विशिष्ट। एम से होता है मेजरेबल, जिसका हिंदी होता है मापनीय, जिसको मापा जा सके। ए से होता है अचीवेबल, जिसको प्राप्त करने योग्य, यानी जिसको प्राप्त किया जा सके। आर से होता है रिलीवेंट, यानी प्रासंगिक, आपका कोई चीज से संबंधित, आपसे रिलेटेड, आपसे संबंधित। टी से होता है टाइम बोन्ड, यानी समय के साथ बंधा हुआ, समय सीमाबंद, समय के साथ बंधा हुआ। अब इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, किसी चीज से संबंध, मतलब किसी विशेष चीज के, किसी विशेष चीज के बारे में। जैसे किसी का गोल हो सकता है जिसमें आपको एग्जैक्टली मिस वास्तव में क्या आप जीवन में पाना चाहते हैं, पहले तो एक चीज निश्चित करना है। क्योंकि कई चीज आपका मन में बार बार आएगा, किसी एक चीज में फोकस नहीं होगा। कभी मन करेगा कि डॉक्टर बनेंगे, कभी मन करेगा कि इंजीनियर बनेगा, तो यह स्पेसिफिक नहीं होगा। किसी एक चीज को आपको चूज करना होगा, तभी आपका गोल हासिल हो पाएगा। अगर नहीं कुछ समझ में अभी आ रहा तो जो अभी समझ में आ रहा है उसको उसमें से किसी एक चीज को चूज कर लीजिए। क्योंकि 2 नाव पर पैर रखने वाला आदमी डूबता ही है। तो आपको जीवन में एक ही बनाना पड़ेगा, एक चीज की क्या करना चाहते हैं तय करना जरूरी है। आपको जीवन में एग्जैक्टली क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं ये तय करना होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि आई वांट टू स्कोर 85% इन माय मैथ एग्जाम। कोई क्या हो सकता है स्टूडेंट का गोल कि मैथ में हमको 85% स्कोर करना है, नंबर लाने हैं, ये भी गोल हो सकता है। इसमें कुछ पहचान है, स्पेसिफिक का पहचान क्या होता है, उसमें इन सब सवाल का जवाब रहता है कि कौन, मतलब कौन, क्या चाहिए, क्या, व्हाट मीन्स क्या चाहिए, कौन,
हु मीन्स कौन के लिए, वेयर मीन्स कहाँ के लिए, ये सब सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा आपको। आपको जीवन में चाहिए क्या, आपको कहाँ चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए, इन सब सवाल को जवाब देना होता है। अगर किसी का गोल हो सकता है कि मुझे घर चाहिए, बड़ा सा घर, भाई कितना बड़ा, 1 कट्ठा में, 2 कट्ठा में, 5 कट्ठा में, 1 बीघा में, या पूरा हवेली। आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमको 5 कट्ठा में चाहिए कि 10 कट्ठा में चाहिए। खाली बड़ा सा घर के मतलब कोई मतलब नहीं बनता। झोपड़ी चाहिए, महल चाहिए, आपको इन सब सवालों को जवाब देना होता है। उसके बाद जगह कहाँ चाहिए, लखनऊ में चाहिए, उत्तर प्रदेश में चाहिए, उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ है, बिहार में चाहिए, पटना में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, कहाँ चाहिए, जगह का भी नाम होना चाहिए। आपका घर चाहिए क्यों, अगर कोई कहा कि 100 कमरे वाला घर चाहिए, तो भाई 100 कमरे में अकेले तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास मेंबर 2-4 आदमी है तो 100 कमरा वाला घर तो ले लोगे, तो उसमें किसको रखे होगे, बाकी सब घर में कोई नहीं रहेगा तो कौन आके रहने लगेगा, भूत बंगला बन जाएगा। तो आपको जीवन में क्या चाहिए उसको सही से परिभाषित करना जरूरी है, उसमें इन सब सवालों का जवाब देना है। किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, कितना चाहिए। तो यही स्पेसिफिक मतलब किसी चीज के बारे में विशेष इन सब सवालों का जवाब हो जाए तो स्पेसिफिक कहलाता है। जैसे इसने बोला कि मैथ में हमको बहुत नंबर लाना चाहिए, स्पेसिफिक नहीं हुआ, लेकिन इसने बोला कि 85% चाहिए। अगर मैथ 100 नंबर के तो 85 नंबर हो गया परसेंट के मतलब। 200 नंबर के रहेगा तो 200 नंबर के जनरली रहता नहीं है, तो 85 गुने 2 कर देंगे। उसको आपको स्पेसिफाई करने पड़ेगा, विशेष रूप से बताना पड़ेगा कितना चाहिए। अब दूसरा है गोल में आपको मेजरेबल यानी मापनीय, जिसको मापा जा सके, तौला जा सके, नापा जा सके, उसको बोलते हैं मेजरेबल। आपका जो जीवन में सफलता चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, प्रोग्रेस मीन्स उन्नति चाहिए, सफलता चाहिए, उसको कैसे नापोगे भाई। कोई बोलेगा कि मुझे बहुत अमीर बनना है, भाई बहुत कितना, अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपया तो 20,000 दे देंगे तो अमीर हो जाओगे बहुत। तय करना पड़ेगा ना कि 1 करोड़ चाहिए कि 10 लाख चाहिए कि 50 लाख चाहिए कि 100 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए, पैसों में किसी तरह में से नापना चाहिए। बहुत का कोई मतलब नहीं होता, केवल वो स्पेसिफिक नहीं हुआ तो आपको उसको किसी ने पैसे उसे के रूप में मापना चाहिए। जैसे किसी का हो सकता है आई विल कंप्लीट 10 प्रैक्टिस टेस्ट बिफोर द एग्जाम, इसका मतलब हो गया कि एग्जाम से पहले मुझे 10 प्रैक्टिस सेट को पूरा करना है। तो स्पेसिफिक हुआ, यहाँ नाप रहे हैं कि 10 को करना है। लेकिन बोलेगा कोई कि हमको एग्जाम से पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को मतलब पूरा करना है, तो बहुत सारे कितना, तो यहाँ नहीं, कुछ न कुछ अंक में, कोई नंबर में, किसी न किसी माध्यम से नापा जा सके, उसमें होना चाहिए गोल में, उस सब बातों का जिक्र होना चाहिए। इसकी पहचान, इसमें नंबर या कोई चेकलिस्ट होना चाहिए जिसके थ्रू हम उसको माप सके। तीसरा है अचीवेबल मतलब प्राप्त करने योग्य। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जितना क्षमता है उसे थोड़ा सा बढ़ाना, स्ट्रेच करना है। अगर कोई अभी 1 रुपया नहीं कमा रहा है, कहेगा कि हम करोड़ रुपया महीना कमाना सकते हैं, तो ये उसके लिए अचीवेबल हुआ। अभी उसके पास स्किल नहीं उतना कमाने का, तो कैसे अचीवेबल आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आप अभी स्टूडेंट हैं, आपके पास ज्ञान है, जितना ज्ञान है उसी के अनुसार ना स्कोर बनाइएगा, अपना गोल बनाइएगा। अगर कोई 1,000 रुपया कमा रहा है तो गोल बना सकता है कि हमको 1,500 रुपया प्रति महीना, सॉरी 1,500 रुपया प्रतिदिन कमाना है। 1,000 रुपया तो आजकल महीना बहुत कोई नहीं कमाता है। अगर कोई 1,000 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है तो अपना गोल बढ़ा सकता है 1,500 रुपया प्रतिदिन, यानी धीरे धीरे बढ़ाना है। जब 1,500 पूरा हो जाएगा तो और बढ़ाना है, तो धीरे धीरे बढ़ा के अपनी क्षमता को बढ़ाना है। एक बार एकदम बहुत सारा नहीं बोलना है, क्योंकि एक बार बोल दीजिएगा तो आपका माइंड विश्वास नहीं करेगा, तो विश्वास नहीं करेगा तो आपका उस पर एक्शन मतलब कार्य नहीं कर पाइएगा। तो आपको अपने धीरे धीरे बनाना है, जो आसानी से प्राप्त होने लायक हो। अब दम ऐसा भी नहीं बनाना कि अभी मतलब जितना कमा रहे हैं उसमें तुम थोड़ा सा नहीं बनाना, थोड़ा मतलब स्ट्रेच होना चाहिए, जिसके लिए तुमको आपको ज्यादा काम करने के लिए फोकस हो पाए, अंदर से मोटिवेशन आए, उस तरह से गोल बनाना है। फिर है रिलीवेंट, रिलीवेंट मतलब प्रासंगिक, आपसे संबंधित। माने कोई डॉक्टर के पढ़ाई पढ़ रहा है, तो कहा कि हम इस पढ़ाई के बाद इंजीनियर बन जाएंगे, तो उससे संबंधित है, पढ़ाई तो कर रहा है, डॉक्टर के बनना चाहता है इंजीनियर, तो उससे दिक्कत आता है। कभी कभी क्या होता है ना कि माता पिता अपना सपना खुद नहीं पूरा कर पाते हैं, तो अपने बच्चों में सपने देखने लगते हैं, जो काम वो नहीं किए वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें।
हो सकता है बच्चा को वो चीज़ अच्छा नहीं लगता हो तो ज़बरदस्ती कोई डॉक्टर इंजीनियर में डाल देते हैं, तो बच्चा को वो चीज़ अच्छा नहीं लगता तो वो अच्छा से नहीं पढ़ पाता है। तो वैसे नहीं करना है, आपका बच्चा आपने जन्म दे दिया तो इसका मतलब कि नहीं कि आपको पूरा कंट्रोल उसको रखना है। उसका भी जीवन है, उसको भी तय करने दीजिए कि उसको क्या करना है जीवन में। तो उसके रिलेवेंट होना चाहिए। अचीवेबल मीन्स कुछ एग्जांपल है, आई कैन स्टडी 2 आवर डेली आफ्टर स्कूल। स्कूल के से आने के बाद 2 घंटा रोज मैं पढ़ूंगा। बहुत ज्यादा आपको मतलब ओवर एम्बिशियस, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं बनना है। मान लीजिए कि कोई अभी 1000 रुपया कमा रहा है महीना, कहा कि हम एक भाई 50,000 रुपया महीना कमाएंगे तो बहुत ज्यादा हो गया। 1000 से 1500 2000 तक बढ़ाना सही है, कुछ हो सकता है अचीवेबल। एक भाई उतना तेजी से जाना संभव नहीं होता है, तो उसी तरह प्रासंगिक होना चाहिए। आपका गोल, आपका जीवन का जो पर्पस है उससे संबंधित होना चाहिए। रिलेवेंट मीन्स प्रासंगिक, उससे संबंधित। जैसे कि स्कोरिंग वेल इन मैथ हेल्प मी गेट इनटू साइंस स्ट्रीम। अगर कोई साइंस में पढ़ रहा है, तब साइंस में होता है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो बोल सकता है कि मुझे मैथ में 85% नंबर लाना है तो 90% नंबर है। अगर कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, बोलेगा कि हमको मैथ में नंबर लाना है, तो आर्ट्स में भाई मैथ तो चलता नहीं, तो उससे संबंधित तो है नहीं। तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। आपने जो जिस चीज कर रहे हैं उसी से संबंधित होना चाहिए। इस आप उसमें आपको मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए, उसको करने के अंदर आपके अंदर धुन होनी चाहिए। इसमें समय के साथ बंधा हुआ होना चाहिए, कितने समय, समय का भी उसमें जिक्र होना चाहिए। उसके लिए डेडलाइन, समय सीमा निर्धारित होना चाहिए आपके गोल में। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, आई विल अचीव दिस बाय मार्च 15, मैं इसे 15 मार्च तक प्राप्त कर लूंगा, इस तक पहुंच जाऊंगा। कोई गोल बनाया उस तक बोल रहा है कि 15 मार्च तक पहुंच जाऊंगा। उसमें अच्छी तरह क्लियरिफाई होना चाहिए जो भी लिखेंगे आप अपने जीवन में। कोई ये कर सकता है कि मुझे पूरे साल में, साल भर में हम में अगर कोई आदमी 50,000 महीना कमा रहा है तो बोलेगा कि साल भर में मुझे 2.5 लाख बचाना है। तो बचा सकता है, 25,000 प्रति महीने बचाएगा तो 2.5 लाख बचा देगा। कोई में कम होगा बचेगा तो अगला कोई महीना में थोड़ा ज्यादा बचा लेगा। तो उस उतना कमा रहा तो उसमें से उतना बचा सकता है अगर उसमें पूरा कंट्रोल हो तो मतलब रिलीवेंट होना चाहिए, समय के साथ बॉन्ड होना चाहिए, यानी समय उसमें का जिक्र भी होना चाहिए आपके गोल में। तो गोल बनाने में स्मार्ट गोल टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हमारे जीवन में गोल का इम्पोर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? ये हमें टाइम सेविंग में मदद करता है। अगर हमारे पास गोल रहता है तो हम समय का सही से प्रबंध करते हैं। समय पड़ला पर हम अपने प्लान में बदलाव भी करते हैं जरूरत पड़ला पर। अगर मैं अपने गोल, अगर आपके पास गोल है, आप कुछ मतलब गोल के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको याद आएगा गोल, तो आप अपने उसमें प्लान में बदलाव भी करिएगा। आप अपने आप को ट्रैक पर मतलब रिमेंस देख पाएगा कि हम अपने गोल की ओर जा रहे हैं या ना जा रहे हैं, कुछ दूसरा काम तो ना करने लगे, अपने गोल को भूल तो ना गए। तो गोल बनाना, उसको कागज में लिखना है और दरवाजे के पीछे चिपकाना है, रोज उसको पढ़ना है। अब आ गया गोल्डन स्टेटमेंट, एन आवर ऑफ प्लानिंग कैन सेव आवर ऑफ डूइंग। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप 1 घंटे प्लानिंग करते हैं तो जब आप काम करिएगा तो उसमें बहुत सारा समय बचेगा। अगर आप प्लान नहीं कीजिएगा, बिना प्लान के कोई काम करिएगा तो समय पर कोई कोई चीज की जरूरत पड़ जाएगा, पहले से कोई प्लान नहीं कर ले हैं, ना कोई अरेंज कर ले हैं, तो आपका बहुत सारा समय बर्बाद होता है। तो कोई भी काम करने से पहले योजना बनाना जरूरी है कि उस काम को करना कैसे है, उसकी रूपरेखा पहले ही बना लिया जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसका सारा एक्टिविटी का पहले से प्लान उसका लिखा हुआ रहता है कि कौन काम कैसे करना है, किसमें क्या ध्यान देना है, पूरी बातें का डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज बना हुआ रहता है। प्लान फॉर टुडे टुमारो एंड फ्यूचर, आपको प्लान बनाना है टुडे, टुमारो आज कल और फ्यूचर के लिए भी। इसलिए कहा गया 3 गोल बनाना है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ए गुड प्लान हेल्प यू टू विन द बैटल, हाफ ऑफ बैटल। अगर आपके पास अच्छा प्लान है तो आधी जंग आप अपने प्लान बनाने के साथ जीत जाते हैं। फिर केवल आपको प्लान को एक्सक्यूट करना रहता है, उसको लागू करना रहता है। एक अच्छा प्लान अगर बना लिया उस, तो आधी जंग पहले प्लान बनाने में ही जीत गए, फिर उसको आधा जंग जीतने के लिए उसको केवल लागू करना होता है, उस पर सही से पालन करना होता है, उपयोग करना उसका होता है। एक गुड प्लान के मतलब है कि आधा बैटल, आधा जंग आप जीत चुके हैं। आपका
मैसिव एक्शन प्लान। आपको क्या करना है, आपको गोल बनाना है अपने जीवन में, उसको स्मार्ट टेक्निक से जांच करना है, क्या उसमें स्मार्ट टेक्निक लागू हो रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं 1-3-5 रूल, इसको अब हम पढ़ते हैं। तो 1-3-5 रूल होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले मैं इसकी शुरुआत एक गोल्डन स्टेटमेंट से करना चाहता हूं। कहा जाता है कि आधी लड़ाई आप जीत जाते हैं, अपने जीवन की आधी लड़ाई आप जीत जाते हैं जब आप समय का सही से प्रबंधन करते हैं, सही तरीके से उपयोग करते हैं। अब हमारे मन में सवाल है कि 1-3-5 रूल होता क्या है। तो 1-3-5 रूल आपको आपका जो भी काम है ना उसको कैटेगराइज करने में मदद करता है, उसको ग्रुपिंग करने में मदद करता है। इसमें एक बिग टास्क होता है, एक बड़ा काम, 3 मीडियम आकार के काम, मीडियम काम, मध्यम आकार के, 5 स्मॉल काम। एक बड़ा काम, 3 मीडियम काम और 5 स्मॉल काम होता है 1-3-5 रूल में। आपके पास जितने काम है उसको इन कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। इससे एक इमेज से समझते हैं। 1-3-5 में 1 बिग टास्क होगा, एक बड़ा काम, 3 मीडियम काम और 5 स्मॉल काम 1-3-5 रूल में होता है। आपका पूरे दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। उसमें जितना आवर आप काम करते हैं उसका 40% हिस्सा, मान लीजिए 10 आवर काम करते हैं तो 10 आवर का 40% हिस्सा होगा 4 आवर। तो 4 आवर अपने बड़े प्रोजेक्ट, बड़े काम में देना है, बड़े काम को पूरा करने में 4 घंटा। जैसे किसी बिजनेसमैन के पास बड़ा काम हो सकता है, उसको बिजनेस को और आगे बढ़ाना, बिजनेस को एक्सपैंड करना, मीन्स बढ़ाना, ये बड़ा काम में आएगा। तो उसके लिए वो 4 घंटा दे सकता है। या कोई और बड़ा प्रोजेक्ट हो उसके लिए वो 4 घंटा दे सकता है। और स्टूडेंट के लिए भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, बड़ा काम हो सकता है, मतलब कोई विषय जो उसको बहुत अच्छा लगे, जिसमें अच्छा मार्क आने की संभावना, जिसको उसको दिलचस्पी हो, तो उसको ज्यादा पढ़े, जो मेन विषय उसका हो। फिर ओकर बाद मीडियम में आएगा उसका कम्प्लीमेंट्री विषय, कम्प्लीमेंट्री स्टूडेंट के लिए। तो मीडियम आपको 3 काम होना चाहिए। मीडियम काम को 1 से 2 घंटे में पूरा करना है। 1 से 2 घंटे में पूरा करना है 3 मीडियम काम को। ये छोटे-छोटे टास्क होता है जिसमें कम समय लगता है। जैसे मीटिंग करना, कोई प्रोजेक्ट से संबंधित उसका फीडबैक लेना, बिजनेस का मेंटेनेंस करना, ये सब काम आता है मीडियम काम में। 5 स्मॉल काम करना है, यानी दिन भर में आपको टोटल 9 काम करने हैं। उसमें 1 बड़ा काम, 3 मीडियम काम और 5 स्मॉल काम करने हैं। पहले शुरुआत करनी है काम बड़े काम से। जैसे ही बड़े काम समाप्त हो जाए तो 3 मीडियम काम में अपना चालू कर देना है। ये भी समाप्त हो जाए तो 5 छोटे-छोटे काम शाम तक इसको भी पूरा करना है। स्मॉल टास्क में 20 से 30 मिनट देने हैं। इसमें आपको कम प्रयास की जरूरत पड़ता है। जैसे कोई बिल पेमेंट करना है, बिल पेमेंट करने में कितना देर लगता है। आजकल हमारे स्मार्टफोन में यूपीआई से बिल पेमेंट करना तो बहुत आसान हो जाता है। 1 से 2 मिनट में बिल पेमेंट हो जाता है। कस्टमर से किसी से बात करना है, फीडबैक देना है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम को सोल्व करना है, मेल करना है, मैसेज करना है, ये सब स्मॉल टास्क में आते हैं। तो अब इसमें कहा गया कि आपके पास जितने भी काम होते हैं उनमें से एक बड़ा टास्क चुनना है, 3 मीडियम आकार के टास्क को चुनना है, 5 स्मॉल टास्क को चुनना है पूरे दिन के लिए, यानी टोटल 9 टास्क चुनने हैं, उसे करना है। शुरुआत करना है बड़ा टास्क से, उसके बाद मीडियम टास्क पर आना है, फिर अंतिम में लास्ट में 5 स्मॉल टास्क करने हैं। तो 1-3 रूल यही बताता है आपको दिन को सही तरीके से यूज करने का तरीका है, एक टेक्निक है। अब इसको देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसके लागू कैसे करें। इसके लिए आपको टू डू लिस्ट बनाना है। आपके पास जितने काम है उसका लिस्ट बना लीजिए। वह काम आपका मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, पूरे दिन का हो सकता है। तो आप पूरे वीकली का, मंथ का काम को एक लिस्ट बना लीजिए। उसमें से लिस्ट में से आपको इसकी प्रायोरिटी के अनुसार चुनना है। एक बड़ा काम चुनना है, 3 मीडियम आकार के काम और 5 स्मॉल काम चुन के एक दिन में करने हैं। फिर इसको करने के लिए आप एक्सेल शीट पर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरह से ग्रुप बनाना होगा। एक्सेल शीट हम आपको पहले भी दे चुके हैं। फिर उसको मॉनिटरिंग करना है काम को, अगर काम पूरा हो जाए तो टिक मारने हैं। तो अब हम लोगों ने 1-3-5 रूल भी पढ़ लिया। अगला चैप्टर है पैरेटो प्रिंसिपल। तो सबसे पहले सवाल हमारा आता है
कि पैरेटो प्रिंसिपल होता क्या है। व्हाट इज पैरेटो प्रिंसिपल, पैरेटो प्रिंसिपल क्या है, पहला सवाल आता है। पैरेटो प्रिंसिपल को हम 80-20 रूल भी कहते हैं। 80-20 रूल ये कहता है कि आपका जितना भी प्रयास है, जितना भी आप काम करते हैं, उसमें से 20% ही आपका काम आपको 80% रिजल्ट देता है। यानी 20% आपका मेहनत 80% रिजल्ट देता है। पैरेटो प्रिंसिपल आपको कहता है। इसको बताने वाले व्यक्ति का नाम था विल्फ्रेडो पैरेटो, और अपने नाम के सर नेम पर उसने अपने सिद्धांत का नाम रख दिया पैरेटो प्रिंसिपल। वह इटालियन अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिस्ट था, इटालियन इकोनॉमिस्ट, यानी इटालियन अर्थशास्त्री, इटली देश है उसके अर्थशास्त्री था। इसके पीछे जो स्टोरी है आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो स्टोरी को अभी हम रहने देते हैं। अब पैरेटो प्रिंसिपल को हम लोग बिजनेस में यूज कर सकते हैं। देखिए बिजनेस में पैरेटो प्रिंसिपल क्या यूज होता है वो भी देख लेते हैं। बिजनेस में 80% जो रिजल्ट आता है, 80% जो लाभ होता है, उसको कौन लाता है, 20% कस्टमर लाता है। यानी बिजनेस का जो 80% लाभ होता है, जब 20% कस्टमर से आता है, 20% खरीदने वाला क्रेता, खरीदने वाला कस्टमर मतलब क्रेता खरीदने वाला, उससे आता है 80% प्रॉफिट। बिजनेस में 80% रिवेन्यू मतलब बिक्री, वो 20% ही प्रोडक्ट से आता है। उसी तरह 80% सेल्स मिस बिक्री, रिवेन्यू मिस पूरा टोटल मतलब आमदनी आना, उसमें लाभ और जो भी आए वो सब जुटा होता है रिवेन्यू में। 80% सेल्स 20% के विज्ञापन से आता है। 80% कंप्लेन मतलब शिकायत 20% ही कस्टमर करता है, सभी लोग नहीं करता। 20% कस्टमर 80% शिकायत करता है। 80% सेल्स 20% सेल्स टीम के से आता है। यानी कोई भी कंपनी में अगर 10 इम्प्लॉय है, 10 इम्प्लॉय में उसका 20 मतलब 20% हो गया 2 इम्प्लॉय, 2 इम्प्लॉय होगा बहुत एक्टिव होगा, मतलब कंपनी के प्रति निष्ठावान होगा, बहुत से काम करेगा। बाकी सब टाइम पास, टाइम गंवाने के लिए रहेगा। उसका सुपरवाइजर देखेगा तो काम करेगा, ना देखेगा तो समय बर्बाद करेगा। इस तरह के लोगों में नेचर आता है। दुनिया में भी 20% लोगों के पास 80% रुपया पैसा है, और बाकी 80% लोगों के पास मात्र 20% रुपया पैसा है। उन 20% जो अमीर आदमी है उसमें भी 4% मल्टी मिलेनियर है, मल्टी बहुत ज्यादा अमीर। तो ये सब तो रही बात बिजनेस की। अब हम देख लेते हैं टेक्नोलॉजी में भी इसका ही होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर में 20% बग से 80% सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आता है। 20% सॉफ्टवेयर यूज करते हैं 80% कस्टमर। मतलब कहे कि मतलब आपके मोबाइल में अगर 40 एप्लीकेशन है तो 40 का 20% कितना हुआ, 8 हुआ ना। 10 का 20% कितना होगा, 2 होगा। तो 20 का 4 तो 40 का 8, यानी 8 एप्लीकेशन को, अगर आपके मोबाइल में 40 एप्लीकेशन है तो 8 एप्लीकेशन को आप ज्यादा यूज करते होंगे, बाकी सब ऐसी पड़ा रहता है, कभी कदार यूज होता है। उसी तरह आपके मोबाइल में तो बता ही दिए, उस तरह सॉफ्टवेयर यूज का 20% कस्टमर 20% सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब इसको हम वर्क पैलेस पर देख लेते हैं, यानी कार्यस्थल पर। कार्यस्थल पर 20% ही इम्प्लॉय 80% रिजल्ट लाता है। 20% ही इम्प्लॉय का जो समय होता है जो 80% उत्पादकता देता है। यानी 8 घंटा आसानी के लिए 10 घंटा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति 10 घंटा काम करता है ना, तो उसमें 2 घंटा बहुत तेजी से काम करेगा, बहुत एक्टिव होकर काम करेगा, जिससे ज्यादा रिजल्ट आता है। बाकी के समय है वो टाइम पास करते रहता है, हल्का फुल्का काम करते रहता है। मतलब पूरा एक्टिव मोड में 2 घंटा काम करेगा 10 घंटा में। आप भी अपने अंदर झांकिए, आप भी दिन भर काम करते हैं तो उसमें देखिए, क्या आप दिनों भर पूरा तेजी से, पूरा प्रयास से, पूरा फोकस से काम करते हैं। उसमें भी आप 20% ही काम पूरा फोकस से करते होंगे। अगर आपके पास 10 कपड़े हैं तो उसमें से 2 एक कपड़ा है जो कि ज्यादा आप यूज करते होंगे। तो पैरेटो प्रिंसिपल है जो लगभग सभी क्षेत्रों में लागू होता है। परसेंटेज में थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ एक अप्रॉक्स लगभग बताया गया है। उसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में भी 80% सेल्स आता है 20% प्रोडक्ट से, 20% कीवर्ड ही 80% रिजल्ट लाता है, और 20% कंटेंट ही 80% लीड लेके आता है। 20% मीडिया अपडेट 80% सोशल शेयरिंग से होता है। मतलब 20% मीडिया अपडेट करेंगे तो 80% सोशल शेयरिंग से होगा। तो ये सब कुछ उदाहरण है पैरेटो प्रिंसिपल का। अब है कि पैरेटो प्रिंसिपल को सही तरीके से कैसे हम अपने जीवन में उपयोग में लाए, उसको इम्प्लीमेंट करें, इसे जल्दी से देख लेते हैं। तो आपके पास जो भी टास्क उसको आप देखिए, उसमें कि कौन काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कौन सा काम करेंगे जिससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, जिससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट ज्यादा होगा, आपको रुपया पैसा ज्यादा मिलेगा, आपका आउटपुट ज्यादा मिलेगा, जिससे आपको ज्यादा रिजल्ट आता है उस काम के आवर को बढ़ाइए उस काम को करने में। और जिससे कम रिजल्ट रहता है उसको उसका जो उसमें जो समय खर्च होता है उसको कम करिए, और जिससे ज्यादा आउटपुट मिलता है उसको समय को बढ़ाइए। आपको अपने आप से कुछ सवाल करने हैं, आपको अपने आप से सवाल करना है कि आप जो भी काम करते हैं क्या उन सभी काम अर्जेंट है, उसी समय करना जरूरी है, अर्जेंट भी तत्कालिक उसी समय करने लिए योग्य। क्या आप कोई खास काम पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या वो काम आपको जीवन में ज्यादा आउटपुट दे रहा है? अगर बेकार मतलब नहीं दे रहा है वैसे सब कामों में आप समय बर्बाद करें तो उसको कम करिए, जिससे आउटपुट ज्यादा मिलता है उस पर लगाइए। जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसको पढ़ने से ज्यादा ज्ञान मिलेगा, उसको ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा तो परीक्षा में अच्छे मार्क आएगा, तो पढ़ने में उसको ज्यादा समय देना चाहिए, जबकि रील्स देखने में कम करना चाहिए। रील्स देखने से उसको ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो जो काम से ज्यादा आउटपुट मिलेगा वैसे काम में आपको समय बढ़ाना है। जरूरत पड़े तो आपके पास अगर बहुत ज्यादा काम है तो किसी दूसरे से को डेलीगेट करना है, सौंप देना है। क्या आपका सारा काम सेम इम्पोर्टेंट होता है? तो नहीं होता, कुछ काम इम्पोर्टेंट होता है, कोई कोई कम इम्पोर्टेंट होता है। आपको अपने गोल पर ध्यान देना, उस पर विचार करना है, देखना है कि हमारा जो काम कर रहे हैं गोल से रिलेटेड है कि नहीं, कि गोल आपका जीवन का गोल और कार्य एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। आपको अपने प्रोडक्टिव समय की पहचान करना है कि किस समय आप ज्यादा फोकस होकर ज्यादा फोकस ध्यान दे के काम करते हैं, ज्यादा उत्पादन निकालते हैं उस समय। तो वैसे प्रोडक्टिव आवर की पहचान करना है। कुछ लोगों के लिए सुबह होता है, कुछ लोगों के लिए 9 से 12 बजे के बीच होता है, कुछ लोगों के 3 से 5 बजे के बीच होता है, कुछ लोगों के लिए 7 से 10 के बीच होता है, कुछ लोग रात में ज्यादा फोकस होकर काम करते हैं। तो अपना प्रोडक्टिव आवर की पहचान करना है, उस प्रोडक्टिव आवर में आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वैसे काम करना है जिससे ज्यादा आपको रिजल्ट मिले। अलग अलग लोगों के लिए उसका प्रोडक्टिव आवर अलग हो सकता है, तो आपको वैसे आवर की पहचान करनी है। आपको आपको इलिमिनेट करना है जो आपको समय को बर्बाद करवाता है, आपका ध्यान भटकाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपको भटकाने वाला आपको घर ऑफिस सभी जगह मिलेगा। एक तो आपके हमेशा साथ चलता है जिसका नाम है मोबाइल स्मार्टफोन। आपको अपने गोल पर फोकस रहना है, इसके लिए आपके पास गोल होना जरूरी है। आपको जो ध्यान भटकाता है वैसे काम को अवॉइड करना है, तभी आप अपने जीवन को गोल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। ये रहा 80-20 प्रिंसिपल। अब अगला है मैसिव एक्शन प्लान। इसको कैसे मतलब करना, इस पर एक्शन क्या लेना है। आपके पास कार्यों की एक सूची तैयार करना है जिसको कार्य सूची बोलते हैं। उसमें कार्य का नाम होगा, समय कब से कब तक वो कार्य के वो होगा, उसमें ड्यूरेशन होगा, काम पूरा हो जाएगा तो टिक मार्क लिखाएगा या यस या नो लिखाएगा। आप में उस काम की पहचान करना है कि कौन काम आपके जीवन के लिए आपके गोल से संबंधित है, कौन काम संबंधित नहीं है। जो काम आपको जीवन में रिजल्ट देगा, आपको गोल की ओर ले जाएगा, वैसे काम में समय ज्यादा देना है। जो आपको मन भटकाता है, जो आपको समय बर्बाद करना है, वैसे कामों को कम करना है या इलिमिनेट हटा देना है। आपको पैरेटो प्रिंसिपल को प्रैक्टिस करना है, अपने जीवन में उपयोग करना है। तो पैरेटो प्रिंसिपल अब समाप्त होता है। अगला चैप्टर है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ है अगला चैप्टर। अब हमारा सवाल है कि पार्किंसंस लॉ होता क्या है, ये देख लेते हैं कि पार्किंसंस लॉ होता क्या है। पार्किंसंस लॉ बोलता है कि काम उतना ही फैलता है जितना उसे समय दिया जाता है। अगर आपका बॉस कहे कोई काम को 1 सप्ताह में करने के लिए, तो आप उसको 4-5 दिन तो ऐसे ही टालते रहिएगा कि अरे अभी तो समय आया नहीं है, अभी तो बोले हैं 1 सप्ताह में पूरा करने के लिए, अभी 2 ही दिन हुआ है, अभी क्यों करना, चलो रहने देते हैं बाद में करेंगे। तो कहा जाता है कि कोई काम को अगर जितने ज्यादा समय देंगे उतने वो टाला जाता है, उतने फैल जाता है। अगर वही काम को आपके बॉस को बोलेगा कि अगर 2 घंटे में पूरा करके देना है, तो आप किसी न किसी तरह उसको 2 घंटे में पूरा करके देंगे। तो पार्किंसन वही बोलता है कि काम उतना ही फलता है जितना उसे पूरा करने के लिए समय मिलता है। काम अपने पूरा होने के लिए उपलब्ध समय को भरने के लिए फैलता है। किसी काम को करने में उतना ही समय लगता है जितना उसमें लगाया जाता है। इसमें कई तरह से लिखा गया, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप अपने ले लीजिए। वर्क एक्सपैंड टू फिल द टाइम गिवन, मतलब जितना समय दिया जाता है किसी काम को उतना समय को सब ले लेता है फैल के। इसे पिक्चर के माध्यम से देखिए। इसमें कोई काम है,
उस काम के लिए अगर 2 घंटा टाइम दिया जाएगा तो उसमें प्रयास मतलब इफोर्ट मीन्स प्रयास, बहुत तेज से प्रयास करके उसको 2 घंटे में ही पूरा कर दिया जाता है। अगर उसको 3 घंटा दिया जाएगा तो उसका प्रयास ऊपरे में कम गया तो समय ज़्यादा लग गया। अगर 8 घंटा दिया तो उसका प्रयास और कम गया, धीरे-धीरे कर रहा है वो, 8 घंटा लगा दे रहा है। यानी जो काम के लिए जितना समय ज़रूरत हो उतने समय निर्धारित करिए। हो सके तो धीरे वही काम अगर बार-बार रिपीट हो तो समय को धीरे-धीरे कम करिए। शुरू में कोई नया काम सीखते हैं, करते हैं तो उस समय क्या लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन वही काम अगर बार-बार करते हैं तो उसमें समय धीरे-धीरे कम लगता है क्योंकि आप उसके आदी हो जाते हैं, आपको उसको करने के प्रति अनुभव हो जाता है, तो आपका समय धीरे-धीरे घटने लगता है। तो कोई भी काम अगर 2 घंटा में हो सकता है तो उसको 2 घंटा ही दीजिए या उससे थोड़ा कम टाइम दीजिए। ये नहीं कि 3 घंटा दीजिएगा तो तीनों घंटा उसी में समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो पार्किंसन यही बताता है कि किसी काम को जितने ज़्यादा समय देंगे उतना सारा समय वो ले लेगा। किसी को किसी काम को करने में उतना ही समय लगता है जितना उसमें लगाया जाता है। तो ये पार्किंसंस ने बोला था। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण। अगर किसी विद्यार्थी को 1 सप्ताह में एस्से लिखने के लिए दिया जाएगा तो क्या करेगा? वो अंतिम दिन लिखे जाएगा, बाकी सब दिन टालम-टोल करेगा। सोचा कि अरे अभी थोड़े देना है, अभी तो संडे को देना है, सोमवार को दिया गया है तो। मतलब कहे कि मतलब अंतिम समय तक कुछ नहीं करेगा, समय बिताएगा, अंतिम में लिखेगा। अगर उसको बोला जाए कि कल ही देना है तो किसी तरह उसी दिन पूरा करेगा। कार्यस्थल में भी ऐसे ही होता है। अगर बॉस बोलेगा कि 2 दिन में पूरा करना है तो 2 दिन में आदमी पूरा करेगा। अगर वही अगर 1 सप्ताह में बोलेगा तो 1 सप्ताह में लगा देगा वही काम को। हो सकता काम वही रहेगा लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगा देगा। तो बहुत ज़्यादा जितना कोई काम में समय लगता है उतने समय दिया जाए। बहुत ज़्यादा समय देंगे तो सारा समय बर्बाद हो जाता है। ये भी टाइम वेस्टिंग होता है। तो पार्किंसन लॉ इसी के बारे में बताता है कि कोई काम को अगर बहुत ज़्यादा देंगे तो सारा समय वो ले लेगा। अब अगला सवाल है कि आपको जो समय सीमा दिया गया उसी समय सीमा में काम को कैसे पूरा करें? तो आपके लिए जो समय दिया गया उससे कम डेडलाइन, उससे कम समय सीमा निर्धारित कीजिए। उस जो काम उसको छोटे-छोटे काम में विभाजित कर लीजिए या उसको पूरा करिए। छोटे-छोटे गोल बना लीजिए उस काम को करने में, छोटे-छोटे टास्क बना के। फिर उस टास्क को छोटे-छोटे क्रम में सजा लीजिए कि कौन काम पहला होगा, उसके बाद दूसरा क्या होगा। तो इस तरह से सजा के काम करिएगा ना तो आपका बड़ा काम हो जाएगा समय सीमा के अंदर। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट ऐसे ही बनते हैं, उसको छोटे-छोटे काम में डिवाइड करके सब काम का सबका समय सीमा निर्धारित किया जाता है, सबका टाइम जोड़ के पूरे प्रोजेक्ट का टाइम निकाला जाता है। अब आपके पास कार्य करने की बारी आई, क्या करना है आपको? आपका जो भी काम है डेडलाइन पहले ही निश्चित कर लीजिए कितने समय में काम करना है। डेडलाइन को थोड़ा शॉर्ट रखिए, थोड़ा छोटा रखिए। अगर कोई काम 5 घंटे में हो सकता है तब 4.5 घंटा रखिए, चाहे 4 घंटा रखिए और उतने में पूरा करने की कोशिश करिए। जिससे ऐसा करने से क्या होगा, आपका उत्पादकता बढ़ेगा। इसके लिए आपको कार्यों को प्रायोरिटाइज करना, प्राथमिकी बनाना है, कौन काम पहले करना है यह निश्चित करना है, क्रम बनाना है। इसके लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगराइज करना है, कार्यों को वर्गीकृत करना है। कौन काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस पर पहले फोकस करना है। आपको इम्पोर्टेंट काम पर पहले फोकस करना है, उसको पहले रखना है करने के लिए। बड़े-बड़े काम उसको छोटे-छोटे टास्क में विभाजित करके उसको क्रम बना के कार्य करना है तो बड़े काम भी हो जाएगा। आपको समय प्रबंधन के टेक्निक का यूज़ करना है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही प्रभावी टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में 30 मिनट का यूज़ किया जाता है जिसमें 25 मिनट फोकस वर्क किया जाता है। बिना इधर-उधर ध्यान दिए अपने काम पर एकदम पूर्ण रूप से ध्यान देकर 25 मिनट फोकस वर्क करके टाइमर लगा के 25 मिनट काम करके फोकस वर्क, फिर 5 मिनट टाइमर लगा के रेस्ट किया जाता है। जैसे ही रेस्ट में आप आराम कर सकते हैं, थोड़ा-मोड़ा टहल सकते हैं, जैसे ही रेस्ट टाइम पूरा हो जाए फिर से आपको 25 मिनट के लिए अगला पोमोडोरो स्टार्ट कर देना है। एक पोमोडोरो में 25 मिनट फोकस वर्क आया, 5 मिनट रेस्ट आया। इस पूरे 30 मिनट को एक पोमोडोरो कहते हैं। तो इसी तरह आपको पोमोडोरो पूरा करना है और आपको देखना है कि दिन भर में आपने कितने पोमोडोरो पूरा किए हैं। ऐसे। तो ये सब लोग चैलेंज लेके अपने आप में करते हैं। कोई आदमी 3-4 पोमोडोरो पूरा करता है। 4 पोमोडोरो कितना हो गया, 2 घंटा।
कोई 6 पोमोडोरो पूरा करके फिर बीच में एक बड़ा इंटरवल लेता है जो कि लंच वाला टाइम हो गया। इस तरह से कार्य करके आप अपना कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो पोमोडोरो टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए मेरे पीछे में भी यहाँ पर पोमोडोरो लगा हुआ है, इसमें डिफॉल्ट इसमें दिया है लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा। तो पोमोडोरो होता है, पोमोडोरो में बस टाइमर लगाना, इसका सिंपल सा फंडा है, 25 मिनट फोकस वर्क, 5 मिनट रेस्ट। आपको जो भी डिस्ट्रैक्ट करता है, आपका समय को भटकाता है, आपका ध्यान भटका के दूसरे ओर ले जाता है, वैसे कामों को कम करना है, उसको पहचान करना, उसको कम करना है। वैसे कामों को लिस्ट बनाना है, अपने काम को रेगुलर रिव्यू करना है, चेक करना है। इसीलिए हमें कोई काम को उतना ही समय दीजिए जितना उसके लिए जरूरी हो सके तो उससे थोड़ा कम ही समय दीजिए। ऐसे करने से आपका उत्पादकता बढ़ेगा। अब 10वां और आज का आखिरी चैप्टर है इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग मतलब प्रभावी रूप से योजना बनाना। इसकी शुरुआत हम गोल्डन स्टेटमेंट से करते हैं। पहला है फेलिंग। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप अपने जीवन का प्लान नहीं बनाते हैं, गोल नहीं बनाते हैं, अगर कोई काम कर रहा है उसके लिए प्लान नहीं बनाते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। क्योंकि फेल होने का प्लान अपने आप बन रहा है। आप अगर जीवन का अपने आप लक्ष्य नहीं निर्धारित करिएगा तो आप सफल नहीं होएगा, असफल होने का प्लान अपने आप बन जाएगा। तो अगर आप प्लान नहीं बनाएगा तो असफल फेल होने का प्लान अपने आप बन जाता है, यही बोल रहा है इसमें। अब दूसरा बोल रहा है कि प्लान अगर बना लिए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किए, अच्छा से अच्छा प्लान बना लिए लेकिन उसको लागू नहीं किए, उस पर कार्य नहीं किए, तो वो भी बेकार हो जाएगा। जब प्लान अच्छा बन गया तो उस पर काम भी करना है। अब अगला सवाल है कि इफेक्टिव प्लानिंग है क्या? व्हाट इज इफेक्टिव प्लानिंग? इफेक्टिव प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम विचार करते हैं कि क्या क्या काम हमें करना है जिससे कि हम जो चाहते हैं, जो हमारा डिजायर है, इच्छित गोल है, उस तक पहुंच जाए। उस तक पहुंचने के लिए हमको क्या क्या काम करना, उस पर विचार करना, उसको लिखना होता है प्लानिंग में। प्लानिंग में 3 पार्ट आता है। पहले तो है आपको ऑब्जेक्टिव लिखना, आपका गोल लिखना कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। फिर उसको तक पहुंचने के लिए क्या क्या काम करना होगा, उसकी सूची बनाना। फिर उस सब कार्य को करने में क्या क्या मटेरियल लगेगा, मैन मटेरियल मशीन क्या क्या लगेगा, उसका व्यवस्था करना। फिर सारे काम के लिए समय निर्धारित कर देना और उसको फिर लागू कर देना, उसको देखभाल फीडबैक करना, समय समय पर उसमें बदलाव की जरूरत है तो बदलाव भी करना। आपको अब याद क्या करना है? प्लानिंग को सिंपल टर्म में यहाँ बताया गया है। प्लानिंग इक्वल टू गोल प्लस एक्शन स्टेप प्लस टाइम फ्रेम। पहले तो गोल होगा, फिर कार्यों की सूची होगा, उसमें समय निर्धारित होगा कि उस समय के अंदर ही पूरा करना है। तो अगर आपने जो समय निर्धारित किए हैं उसी के अनुसार आपका कार्य पूरा हो गया तो उसको बोलेंगे इफेक्टिव प्लानिंग, प्रभावी प्लानिंग। अगर उसके अनुसार कार्य पूरा नहीं हुआ, समय ज्यादा लग गया, तो आपका इफेक्टिव प्लानिंग वह नहीं कहा जाएगा, उसमें सुधार की जरूरत है। तो क्या आपको समझ में आ गया प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग के लिए 3 पार्ट है। गोल निर्धारण, क्या क्या काम करना उसका सूची बनाना, उसके लिए आवश्यक चीजें व्यवस्था करना। उसको आवश्यक चीजों में होता है मैन मटेरियल मशीन, इसको रिसोर्स भी बोलते हैं। फिर सबके सब काम के लिए समय निर्धारित कर देना, उस निर्धारित समय में पूरा भी करना। अब कुछ इसे
उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होगा, क्या क्या कार्य होगी, उसको एक क्रम वाइज, स्टेप बाय स्टेप मीन्स क्रम के अनुसार एक सूची बनानी होगी। कि पहले तो उसको ये तय करना होगा कि आपको उसको कौन सा बिजनेस करना है, उस बिजनेस को करने में क्या चुनौतियां हैं, क्या उस तरह के बिजनेस इस दुनिया में मौजूद है, अगर मौजूद है तो उस बिजनेस के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उसका कौन सा चुनौती को समाधान कर सकता है। क्या कोई प्रोडक्ट अगर कोई बनाना चाहता है तो उस तरह के प्रोडक्ट अगर मार्केट में है तो उस मार्केट में वो प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, उससे कम में आप बेच पाइएगा या उसकी जो क्वालिटी का वो प्रोडक्ट है उससे अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे, ये सब निर्धारित करना होता है। फिर उस प्रोडक्ट या उस बिजनेस को करने के लिए रिसोर्स स्रोत की जरूरत पड़ता है। रिसोर्स मीन्स संसाधन, जैसे आदमी की जरूरत पड़ सकता है, कच्चा माल की जरूरत पड़ सकता है, मशीन की जरूरत पड़ेगा। इसी को शॉर्ट में बोलता है मैन मशीन एंड मटेरियल। मटेरियल में सामग्री, मैन मशीन एंड मटेरियल की जरूरत पड़ेगा, तो वो सब की भी व्यवस्था करना, और इन सब कामों के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगा। तो पैसे भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए। कुछ आपको अलग से भी पैसे रखना चाहिए कि चुनौतियां आपको बिजनेस करते समय बहुत सारा चुनौतियां आ जाएगा, जिसके बारे में आप पहले से नहीं प्लानिंग कर रहेगा, अचानक आ जाएगा कुछ काम ऐसे, तो उसके लिए भी रिसोर्स आपको बचा के रखना है। फिर आपको ये भी डिसाइड करना है कि जब आप कोई नया बिजनेस करते हैं तो नया बिजनेस करते ही प्रॉफिट में नहीं आता, कुछ महीने 2 4 6 महीने उसमें लॉस ही रहता है, जितना खर्चा होता उतना आमदनी नहीं आता। तो आपको ये भी देखना है कि आप कितने महीने में उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना देंगे, कि आगे बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा होगा उसी से बिजनेस चलने लगेगा, आगे से फिर घर से पॉकेट से पैसे न लगाना पड़े, कितने महीने में प्रॉफिटेबल बन जाएगा, ये भी विचार करना है। तो प्लानिंग में इन सब बातों का ध्यान रखना रहता है। आपका जो भी गोल है उसको पूरा करने में क्या क्या कार्य होगा उसका पूरा डिटेल लिखना होता है। जितना अच्छा प्लानिंग होगा, डिटेल होगा, उतने कम मेहनत लगेगा उसको एक्सक्यूट करने में, उसको लागू करने में, उस पर कार्य करने में। फिर उसको आपको काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये भी निर्धारित करना है और उस समय के अनुसार पूरा करना है। अगर आप पहले से निर्धारित कर रहे हैं, उस समय के अनुसार पूरा ना कर हुआ काम, तो करेक्टिव एक्शन लेना है। कहूँ हो सकता है मटेरियल ज्यादा लाना पड़ेगा, कहूँ लेबर बढ़ाना पड़ेगा, तो ये भी सबका ध्यान रखना पड़ता है। कभी प्राकृतिक आपदा आने से समय बढ़ जाता है ज्यादा, तो उसमें भी उसका करेक्शन के लिए उपाय आपको रखना है। तो प्लानिंग जो बना लेंगे उसमें बीच बीच में बदलाव भी करना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। जब आपका गोल जो भी निर्धारित किए वो सेट टाइम पहले निर्धारित समय से पहले हो जाएगा पूरा, तो उसको बोलेंगे इफेक्टिव प्लानिंग, प्रभावी प्लान योजना। अब इस योजना को पूरा करने के लिए कुछ चरण, कुछ स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं, उससे भी देख लेते हैं। तो पहले आपको अपने अपॉर्चुनिटी, अवसर, अवसर की पहचान करना है, यानी आपको करना क्या चाहते हैं। अगर बिजनेस करना है तो किस तरह का बिजनेस करना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। वो बिजनेस कैसे चलता है, अगर बिजनेस मौजूद है धरती पर तो उसको स्टडी कीजिए, उसको देखिए, समझिए कैसे चलता है। सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप तय कीजिए कि किस प्रकार के बिजनेस करना चाहते हैं। जिस प्रकार के बिजनेस करना चाहते हैं वैसे कंपनी में चले जाइए, पहले नौकरी करिए और उस बिजनेस को अच्छी तरह स्टडी करिए। वहां पैसे के लिए, पैसे तो कुछ मिलेगा तो पैसे तो लीजिए, लेकिन ज्यादा कोशिश कीजिए वहां सीखने का, उसको हर स्टेप को सीखने की कोशिश करिए कि कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, कैसे मशीन में बन रहा है, कैसे मार्केट में उसको बेचा जा रहा है, कहाँ से प्रॉफिट आएगा, उसका ग्राहक क्या है, ये सब पूरी प्रक्रिया को सीख लीजिए। अच्छी तरह सीख के फिर वहां से नौकरी छोड़ दीजिए, अपना बिजनेस चालू कर दीजिए, तो आपको सक्सेस होने का रेट बढ़ जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति है पानी में कूद जाए, उसको तैरना मतलब अचानक कूद जाए, तो क्या वो उसको तैरने का मतलब पहले से तैरने नहीं आता, कूद गया तो उसको तैरने के कितने परसेंट संभावना है? उसको तैरने की 1% संभावना है, 99% डूबने की संभावना है। तो उसी तरह आप अगर प्लानिंग भी बनाए भी ना, उसके बारे में कोई बिजनेस के बारे में सही से सीखे भी ना, बिजनेस करिएगा तो डूबने का आपका बिजनेस 99% चांसेस रहेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति कम पानी में पहले जाके उतरे, आप छप 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 करके प्रैक्टिस करके धीरे धीरे सीखे, फिर उसके बाद गहरा पानी में जाए, तो उसको तैरने आ जाएगा। उसी तरह पहले जो बिजनेस करना चाहते उसके बारे में सीखिए, अच्छी तरह समझिए, तब जाके बिजनेस करिए। आपको आप अपने नॉलेज को तलाशिए कि अभी आपका ज्ञान कितना है, उस काम को करने में कितना ज्ञान की जरूरत है, उसके बीच में कितना गैप है, जो चीज नहीं आता उसको सीखिए, समझिए, सब कुछ लाए कि अब हम कर सकते हैं, अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, जुनून आ जाए, स्टार्ट कर दीजिए। फिर भी समस्या आएगा, समस्या से झेलने की क्षमता आपको होना चाहिए। फिर आपको अपने जो भी प्लान है, योजना है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना, खाका बनाइए, कागज पर लिखिए कैसे कैसे क्या होगा। जितने ज्यादा डिटेल में लिखिएगा उतने आसान होगा आपको आगे कार्य करने में। फिर अगर कोई समस्या आ सकता है, संभावित समस्या लग रहा है, तो उसको अगर कोई उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी रखिए कि अगर एक काम नहीं करेगा तो उसके उसके जगह पर दूसरा काम करेगा, दूसरा उपाय भी बना के रखिए, उसमें वैकल्पिक अल्टरनेटिव वे भी तरीका भी रखिए। आपका बैकअप प्लान भी होना चाहिए, कोई अगर प्लान बनाया उसके अनुसार नहीं हुआ तो उसके में बैकअप दूसरा प्लान क्या होगा। फिर कंप्लीट प्लान बन जाएगा तो उसको इम्प्लीमेंट करिए, समय पर अगर कुछ जरूरत पड़े तो उसमें बदलाव कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए। तो यही तरीका है आपको एक अच्छा प्रभावी प्लान बनाने का। तो कुछ आइडिया, कुछ बातें क्लियर हुआ आपके दिमाग में? कुछ बातें हम आपको समझाने की कोशिश से किए, क्या हम उसमें सफल हुए? देखिए पढ़ाई भी आप लोग करते हैं, उसमें भी प्लान बनाया जाता है। उसमें भी पहले गोल बनाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, कितने परसेंट नंबर लाना, स्कोर करना है। फिर उसको उसके अनुसार अपना रणनीति तैयार करना पड़ेगा, कौन विषय आपको में कितना समय देना है। रूटीन बनाना पड़ेगा, रूटीन को लागू करना पड़ेगा सही तरह से। तो जो रूटीन बनाए वो क्या हुआ, प्लान। प्लानिंग वही हुआ, रूटीन बनाना, तो उसको लागू करना, तो भी प्लानिंग है। हम लोग छोटे छोटे प्लान हमेशा बनाते हैं, मार्केट जाते हैं तो उसके लिए लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बना के जाते हैं, तो लिस्ट क्या हुआ, प्लानिंग करना ही तो हुआ। अगर कोई सामान ऑनलाइन खरीदना है तो पहले यूट्यूब पर जाके वीडियो देखते हैं, उसको रिसर्च करते हैं कि भाई कौन अच्छा है, क्या है, उसके बारे में लोग क्या कर रहे हैं, कौन मतलब कंपेयर करते हैं, कौन कौन कंपनियां उस तरह की चीजें दे रहा है, उसमें से बेस्ट कौन है हमारा बजट के अंतर्गत, तब जाके खरीदते हैं। तो ये सब क्या हुआ, प्लानिंग करना। भले हम लिखते नहीं है लेकिन माइंड में बिना लिख कर प्लानिंग करते हैं। तो लिख के करिएगा तो ज्यादा सही है, क्योंकि हमारे मन में जो विचार आता है अगर नहीं लिखेगा तो फिर हम जल्दी भूल भी जाते हैं, तब लिखने से उसको फिर भूल जाएंगे तो दोबारा देख लेंगे। हमारे मन में विचार बहुत सारे आते रहते हैं। तो प्लानिंग समझ में आ गया स्टेप्स। अब प्लानिंग करने का, योजना बनाने से क्या लाभ होगा, बेनिफिट क्या होगा? तो इससे आपका समय बचेगा, आपका समय बर्बाद कम होगा, आप सही डायरेक्शन में काम कर पाएंगे, आपका रिस्क जोखिम का मैनेजमेंट प्रबंधन सही तरीके से कर पाएंगे, आपका बेकार जो एक्टिविटी है, बेकार जो समय बर्बाद करने वाला एक्टिविटी है वो कम होगा। ये सब प्लानिंग बनाने के कुछ कुछ लाभ हैं। अब हम जब कोई काम करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करने पर चालू करते हैं, तो समस्याएं भी आती है, चुनौतियां भी आती है, चैलेंज मीन्स चुनौती। क्योंकि हमारा जो आसपास के वातावरण है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सी चीजों का फर्क असर हमारे ऊपर पड़ता है। कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी आंधी तूफान मौसम खराब हो जाता है, कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी सरकार के कुछ अलग अलग रूल आ जाता है जिससे पूरा बदलाव आ जाता है, कभी कोई वायरस जैसे कोरोना जैसे वायरस भी आक्रमण कर देता है। तो यानी हमारा जो वातावरण है काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी जटिल है, काफी गतिशील है, डायनेमिक मीन्स गतिशील, बदलाव बदलने वाला। तो इसका प्रभाव की वजह से बहुत सारे समस्याएं भी आ जाता है।
तो उस समस्याओं से कैसे निपटना उसके लिए भी प्लान करना होता है। कहा जाता है कि बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ बहुत सारा प्लान कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे से भी दिक्कतें आ गई है जो कि नुकसान कर दिया है। कभी-कभी तो चूहों ने उनकी पूरी प्लानिंग को सत्यानाश कर दिया, तो उसके लिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। कभी-कभी जंगली जानवर सत्यानाश कर देता है। तो कभी-कभी बहुत सारा चुनौतियाँ अचानक आ जाता है, तो उसके लिए भी फंड होना चाहिए, उसके लिए भी आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ये सब चुनौतियाँ आ सकता है, उसके लिए भी तैयार रहना है। आपको अपने में बदलाव करने के लिए भी तैयार रहना है। जनरली आदमी क्या चाहता है? वो अपने में बदलाव नहीं करता है, जैसा उसका जीवन चल रहा है वैसे ही आगे चलाते रहना चाहता है। ये मतलब न्यूटन का प्रथम गति नियम है, जो बोलता है कि जो आदमी जो कर रहा है वही चीज़ करते रहेगा। अगर कोई मतलब कोई पिंड, कोई वस्तु गति कर रहा है, मतलब उसमें गति हो रहा है, एक स्थान दूसरे स्थान बदल रहा है, तो वह चाहेगा गति में रहना, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। तो उसी तरह आदमी भी होता है, आदमी अपने में बदलाव को रोकता है। वो आराम से खा पी रहा है, तो नहीं चाहेगा कि यार हम अब बिजनेस करके टेंशन लेवे जाए। तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है बदलाव का। तो ये चैलेंज है, चुनौतियां है। समय भी आता है, खर्च भी आते हैं। अगर आपने जो तय किया था उतने पैसे में नहीं पूरा हो रहा था, तो पैसे की व्यवस्था करने पड़ेगा, तो भी एक चुनौतियां की तरह आ जाएगा। कभी-कभी सारा प्लानिंग करने के बावजूद भी आपका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि आप सही सही समय पर प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। कभी-कभी फंड की कमी हो जाती है। फंड मीन्स पैसा, रुपया, पैसा। जितना तय किए उससे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। ये सब चुनौतियाँ आती है, प्लानिंग करने के बावजूद भी। तब इन सब चुनौतियों से निपटे कैसे? ये सवाल आता है। तो आपको प्रॉपर टाइम देना है, अपने जो भी प्लान बना रहे हैं उसमें, उसको सही से प्लानिंग करना है, काफ़ी सोच विचार कर। पर्याप्त मात्रा में फंड की व्यवस्था करना है। अपने जो भी प्लान बनाया है उसको समय-समय पर स्टडी करके बार-बार पढ़ के उसमें सुधार करके ज़रूरत है तो सुधार भी करनी है। तो ये सब चैलेंज के लिए आपको पहले से तैयार रहना है कि आएगा समस्या, उसको हम उससे घबराएँगे नहीं, उससे लड़ेंगे, डटेंगे, लेकिन पीछे पीठ नहीं दिखाएँगे। पहले से ही इसके लिए मन बना के रखना है। अब आ गई मैसिव एक्शन प्लान की बारी। आपको अपने जीवन का गोल निर्धारित करना है। आपका जीवन का एक गोल निर्धारित करना ज़रूरी है, तभी आप अपने जीवन में समय का सही से प्रबंध कर पाएँगे। अगर कोई काम करना है, गोल है, तो उसके लिए प्लानिंग भी करना पड़ेगा गोल को पहुँचने के लिए, गोल तक पहुँचने के लिए। फिर प्लानिंग कर लिए तो उस प्लान के अनुसार उसको एक्शन में लाना पड़ेगा उस काम को। समय-समय पर उसमें बदलाव करना पड़ेगा, रिव्यू जाँच-पड़ताल करने पड़ेगा कि हमारे प्लान की ओर हम जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो आएगा। आप लोग जटिल समाज में रह रहे हैं, गतिशील समाज में रह रहे हैं। हमारे आस-पास का जो वातावरण है, कभी परिवार में किसी का देहांत हो जाएगा, उधर जाना पड़ जाए। कभी दोस्तों का कॉल आ जाएगा, उधर जाना पड़े। कभी-कभी समस्याएँ तो आती ही रहती हैं हमारे जीवन में। वो सब हमारे प्लान को प्रभावित करेगा। फिर भी हम थोड़े तर समय के लिए भटक जाएँ, लेकिन फिर से अपने ट्रैक पर आ जाना है। इस तरह की सोच डेवलप करनी पड़ेगी। आप बहुत अच्छा रूटीन बनाते हैं, उसको लागू करते हैं, उस पर काम करते हैं, लेकिन कभी-कभी कहूँ चले जाते हैं। फिर आते हैं तो रूटीन बिगड़ जाता है आपका। लेकिन ऐसे नहीं, 2 से अगर कहूँ चले गए तो 2 से 3 दिन तक बिगड़े, लेकिन चौथा दिन तक बार-बार मत बिगड़ने दीजिए। उसको आपको पुराना जो प्लानिंग यूज़ करके आप डेली रूटीन यूज़ करके या जो भी करके आप काम करें उस पर लागू आ जाइए। क्योंकि 2 से 3 दिन से ज़्यादा अगर आपको उसको अगर नेगलेक्ट कर देते हैं तो आपका वो तालमेल बिगड़ जाता है फिर। तो ये सब रहा प्लानिंग, इफेक्टिव प्लानिंग करने के तरीके, उसके स्टेप्स, बेनिफिट, चैलेंज को ओवरकम करने के तरीके। हम लोगों ने आज चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक का रिवीजन कर लिया। तो दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।